हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। ऑप्शंस दे रखे हैं, जूड ने, राइस व कॉनमैन ने, विल्हेम वुंट ने या कॉलिंस व ड्रेवर ने। तो यहाँ हमें पूछा है किसके बारे में, प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि जहाँ आ गया तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विलियम वुंट जो थे उन्होंने 1879 के अंदर क्या किया था, लिप्जिंग जो शहर है वहाँ पे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की और उसमें उन्होंने क्या करा, चेतना का अध्ययन किया। और इस चेतना के अध्ययन के लिए जो विधि इन्होंने इस्तेमाल करी वो थी आपके आत्मनिरीक्षण विधि। तो ये चीज़ें कुछ हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शंस है, हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, E.L. थॉर्नडाइक या J.P. गिलफोर्ड। तो यहाँ पे बुद्धि का जो सिद्धांत है उनमें से एक सिद्धांत है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके ऑप्शन नंबर 1 हार्वर्ड गार्डनर। इनके अनुसार बुद्धि जो है उसके प्रकार बताए गए थे 9 में से जो इनकी तरफ से जो प्रकार थे वो आपके थे, एक होती है आपकी भाषागत बुद्धि, एक आपकी होती है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरे नंबर पे आपकी आती है स्थानिक बुद्धि। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में कभी कभी इनके टाइप्स पूछे जाते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ इनमें से कौन सी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि नहीं है या फिर उनके अनुसार है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उनके जो 9 टाइप्स थे वो कौन कौन से थे। एक आपका हो गया भाषागत, एक हो गया आपका तार्किक गणितीय। भाषागत जो होगी वो आपको मिलेगी कौन से लोगों के अंदर, कोई लेखक हो गया या कवि या जैसे पत्रकार हो गए, उन लोगों में आपको भाषागत जो बुद्धि है उसका आधिक्य देखने को मिलेगा। बात करें तार्किक गणितीय बुद्धि की तो ये आपको देखने को मिलेगी जो वैज्ञानिक लोग होते हैं या जो मैथमेटिशियंस होते हैं, गणितज्ञ, उनके अंदर। बात करें तीसरे नंबर पे स्थानिक बुद्धि की, तो स्थानिक जो बुद्धि होगी वो आपको मिलेगी जो आपके पायलट होते हैं, विमान चालक, उनके अंदर देखने को मिलेगी। या फिर जैसे हो गए मूर्तिकार या जैसे आपके हो गए नाविक, तो इन लोगों के अंदर क्या होगा, स्थानिक जो बुद्धि है उसका आधिक्य पाया जाएगा। 3 तो ये हो गए। उसके बाद उन्होंने एक बताई आपके संगीतात्मक बुद्धि जो होगी ये किन लोगों में पाई जाएगी, जो संगीतकार होते हैं उन लोगों में। एक इन्होंने बताई थी क्या, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो ये जो आपकी है इससे रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शारीरिक गति संवेदी जो बुद्धि है ये आपको पाई जाएगी किस में, जो धावक होते हैं। धावक मीन्स जो अपने एथलीट होते हैं, उसके अलावा जो डांसर होते हैं, नर्तक, उसके अलावा आपके जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं, या कोई अभिनेता या अभिनेत्री जो हो गए, या फिर जो लोग जिम करते हैं, जिम्नास्ट जो होते हैं। तो इन सारे लोगों के अंदर क्या पाई जाएगी, आपको शारीरिक गति संवेदी बुद्धि का आधिक्य देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें तो एक आपकी होती है इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक। तो ये आपको मिलेगी किसमें, जो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, आपके मनोवैज्ञानिक जो लोग होते हैं उनमें आपके इंटरपर्सनल जो बुद्धि होती है, अंतर्वैयक्तिक, इसका आधिक्य पाया जाता है। उसके बाद करें इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, तो ये आपको किसमें मिलेगी, आध्यात्मिक जो नेता होते हैं उनके अंदर। तो यहाँ पे क्या था, ये हो गया आपके 7 प्रकार। तो जो हार्वर्ड गार्डनर उन्होंने स्टार्टिंग में 7 ही प्रकार बताए थे बुद्धि के, और बाद में उसमें 2 और ऐड किए गए, किसके द्वारा, रॉबर्ट स्लाविन के द्वारा। तो वो जो 8वें नंबर पे इन्होंने जोड़ा वो क्या था, एक था प्रकृतिवादी। तो ये जो प्रकृतिवादी जो बुद्धि है ये आपको किन लोगों में मिलेगी, जैसे शिकारी हो गए या जो किसान लोग हो गए, जो क्या होंगे, प्रकृति से सीधे अटैच रहेंगे, सीधे उनके साथ उनका जुड़ाव रहेगा। तो शिकारी हो गए आपके, किसान हो गए, या जो लोग पर्यटक जो होते हैं, जिन लोगों को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो उन लोगों के अंदर आपको ये बुद्धि मिलेगी। उसके लास्ट में एक इन्होंने जो 9th नंबर पे आपको बताई वो है अस्तित्वात्मक बुद्धि। तो यहाँ पे ये आपके 9 प्रकार हैं बुद्धियों के, जो किसके द्वारा दिए गए थे, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शंस हैं पीटर सैलोवे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है संवेगात्मक जो बुद्धि होती है आपकी, इमोशनल इंटेलिजेंस, उससे इन चार में से कौन सा मनोवैज्ञानिक उससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे पीटर सैलोवे जो हैं वो भी संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड है, जॉन मेयर भी आपके जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उससे रिलेटेड है, और डेनियल गोलमैन भी। यहाँ तक कि जो आपके गोलमैन हैं, इनकी जो बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो तो बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बिकने, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो किताबें हैं उनमें से एक रही है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों ही क्या है आपके, इससे रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है उपर्युक्त सभी, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, ऑप्शंस है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो, बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, या शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, या क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो आपका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत था, तो उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से कौन सा जो बिंदु है आपका वो बिल्कुल सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षक को क्या चाहिए, एक टीचर को, कि वो क्या करे, विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए जो आपकी बहुबुद्धियाँ जो इन्होंने बताई थी, तो उनको एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता हैं? ऑप्शंस है पीटर साल्वाई एवं जॉन मेयर, डैन गोलमैन, E.L. थॉर्नडाइक या B.F. स्कीनर। तो यहाँ पे बात हुई है वही सांवेगिक बुद्धि मीन्स आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो यहाँ पे कौन है जो इसके संकल्पना के प्रणेता हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है कि पीटर साल्वे एवं जॉन मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता वो बच्चे होते हैं? ऑप्शंस है कम आवेगी, अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले, सामाजिक भागीदारी में सफल या दूसरों के प्रति असहिष्णु। यहाँ पे आप देखिए पूछा क्या कि जिन घरों में माता पिता और बच्चों के बीच के जो रिलेशंस हैं वो सही नहीं हैं, तो वो जो बच्चे होंगे वो किस प्रकार के होंगे? वो कम आवेगी होंगे? नहीं, ये नहीं होगा। अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और सामाजिक भागीदारी में सफल होंगे? वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता और बच्चों का रिलेशन ही ठीक नहीं है, तो सामाजिक भागीदारी कैसे सफल कर सकते हैं? तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि वो क्या होंगे, दूसरों के प्रति असहिष्णु होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? ऑप्शंस आपके दिए हैं शारीरिक गत्यात्मकता, सांस्कृतिक, संगीतिक या भाषाई। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपको जो इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी वो आपको एक बार बाय नेम थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे वही पूछ लिया कि जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत थे उनमें से इन चारों में से कौन सी नहीं है? तो देखिए यहाँ पे शारीरिक गत्यात्मकता, तो ये आपकी थी, जो मैंने बोला था शारीरिक गति संवेदी जिसको बताया था ये वही है, तो ये इनके अकॉर्डिंग थी। बात करें आप संगीत की, संगीतिक जो है ये वहाँ पे थी। बात करें भाषाई, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि उनके अकॉर्डिंग ये भी क्या है, एक बुद्धि का प्रकार है। लेकिन सांस्कृतिक बुद्धि का कहीं भी हार्वर्ड गार्डनर के नाम से उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा कि बुद्धि जो थी गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत थे उसमें सांस्कृतिक बुद्धि का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? ऑप्शंस हमें दिए हैं गणितीय कौशल, संगीत कौशल,
अंतर्वैयक्तिक कौशल या व्यवहारिक कौशल। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो हार्वर्ड गार्डनर थे उनके अकॉर्डिंग, एक मैंने क्या बताया आपको, तार्किक गणितीय, तो ये वही चीज़ है कि गणितीय कौशल, ये चीज़ थी उसमें। संगीत कौशल, तो ये भी उसमें था, संगीतात्मक जो बुद्धि थी उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और एक आपका अंतर्वैयक्तिक कौशल, तो ये भी था, लेकिन व्यवहारिक कौशल नाम से वहाँ पे कोई भी चीज़ उनके द्वारा मेंशन नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है। ऑप्शंस है समूहों का निर्माण, मैत्री भावना का विकास, विद्रोह की भावना या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि जो किशोरावस्था होती है उसमें सामाजिक जो आपका विकास है, सोशल डेवलपमेंट, तो उसकी विशेषता इन चारों में से क्या है। तो समूहों का निर्माण ये बिल्कुल होता है, जो किशोर जो होते हैं वो समूहों का निर्माण करेंगे। मैत्री भावना का विकास ये भी बिल्कुल होता है, और विद्रोह की भावना ये भी आपको किशोरावस्था में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उपरोक्त सभी, मतलब कि जो भी आप ऑप्शंस आपको दिए हैं वो सारे के सारे ही क्या है, करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। ऑप्शंस है रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, या तैयारी और अर्जन। तो यहाँ पे ये बात हुई है कि जो तरह तरह के कौशल पाए जाते हैं उनका अगर स्थानांतरण हो तो उसके लिए इन चारों में से क्या उपयोगी है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कौशल क्या है, अंतरण एक गति है, कौशल अंतरण जो है वो एक गति है, ना कि उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक का लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है। ऑप्शंस है मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल, संवेदी गामक काल या पूर्व संक्रियात्मक काल। यहाँ पे बात हुई है किसकी, पियाजे की। इन्होंने क्या बताया था, जो आपका विकास होता है उसकी 4 अवस्थाएं बताई थी। तो हमसे ये पूछा है, यहाँ पे ये चारों के नाम भी दिए हैं आपको, तो इन चारों में से कौन सी अवस्था ऐसी है जिसके अंदर बालक में क्या हो जाएगा, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण जो है इनकी सारे की समझ विकसित हो जाएगी। तो ये जो होगी ये आपकी होगी ऑप्शन नंबर 1 आपका मूर्त संक्रियात्मक काल के अंदर, जो कि आपका होता है कितना, 7 से 11 साल का। तो यहाँ इस उम्र में क्या होगा, बच्चे में इस अवस्था में इन सारी चीज़ों की समझ डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। ऑप्शन दे हैं स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, दृष्टि संवेदना या प्रत्यक्षण संवेदना। तो यहाँ पे ये बात हुई कि एक स्टूडेंट, एक छात्र पढ़ रहा है, किसी ने उसका नाम लिया और उसको बुलाया, तो अब वो जो रिस्पॉन्स करेगा वो इन चारों में से किस तरह से करेगा। तो यहाँ पे जो बात हुई है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ध्वनि संवेदना, जो आपकी किससे जुड़ी हुई है, कानों से, ईयर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। हमसे पूछा है कि जो पावलोव आपके हुए, इवान पावलोव, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था। तो ये बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर। तो ये हम सब जानते हैं, पावलोव ने क्या दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था, और इनका जो प्रयोग था, प्रयोग किस पे था, कुत्ते पर किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। यहाँ पे हॉल मीन्स आपका क्या है, जी स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल का नाम सुना होगा, वही हॉल मीन्स उन्हीं के बारे में पूछा है कि जो आपका स्टेनले हॉल का जो सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शंस हमें दिए हैं बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। तो जो आपके स्टेनले हॉल थे वो किससे रिलेटेड थे, वो आपके किशोरों के मनोविज्ञान जो है उसके बारे में वो व्याख्या करते हैं, जो उनका सिद्धांत है वो। इनको क्या कहा जाता है, बाल अध्ययन का पितामह। जो आपके स्टेनले हॉल हैं, जी स्टेनले हॉल, इनको बाल अध्ययन का पितामह भी कहा जाता है। और इनके द्वारा 1904 के अंदर जो परिभाषा दी गई थी कि क्या दिया था कि जो एडोलसेंस है, जो आपकी किशोरावस्था है, वो क्या है, आपके तनाव,
और तूफान की अवस्था है। ये क्या है? अडोलसेंस इज स्टेज ऑफ ग्रेट स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? आपके स्टेनले हॉल के द्वारा। तो इन्होंने जो किशोरों का जो मनोविज्ञान है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शंस दिए हैं उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि कोई भी उद्दीपक है उसकी तरफ अपना ध्यान जो आकर्षित होगा तो उसमें से क्या प्रमुख भूमिका है जिसकी वजह से हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जिस उद्दीपन में ज़्यादा तीव्रता होगी हमारा ध्यान क्या होगा? उसी की तरफ आकर्षित होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन तथा तार्किक योग्यताओं का विकास होता है। ऑप्शंस दिए हैं संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी विकास की, उनमें से कौन सी अवस्था ऐसी है जिसके अंदर क्या होगा? बालक में अमूर्त चिंतन और तार्किक योग्यताओं का विकास हो जाएगा। तो वो जो आपकी अवस्था है वो है आपकी ऑप्शन नंबर 3 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आपकी कहाँ से होती है? 11 साल के बाद ये स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होगा? बच्चे में, बालक में अमूर्त चिंतन जो होता है वो और तार्किक योग्यताएँ जो हैं उनका विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में अन्वेषण के उधर्व उपागम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिए हैं केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण या अंतर्दर्शन। तो यहाँ पे जो आपका उधर्व उपागम है इसका मतलब है लंबात्मक उपागम से इसका मतलब है कि जो लंबात्मक उपागम है उसका प्रयोग किस में किया जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है केस अध्ययन, केस स्टडी जिसे हम बोलते हैं, वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। ऑप्शंस हैं हॉलिंगवर्थ, हेविंगहर्ट्स, जीन पियाजे या हॉल। तो यहाँ पे बात हुई किसकी? विकासात्मक कार्य। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? जैसे ही बात हुई विकास की तो जीन पियाजे करेक्ट कर देंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय की बात हुई है तो यहाँ पे जीन पियाजे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका हेविंगहर्ट्स वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डेवलपमेंटल टास्क के बारे में हमें बताया था। विकासात्मक जो कार्य होते हैं उनका जो प्रत्यय है वो हेविंगहर्ट्स ने बताया था। इन्होंने क्या किया था कि जो अवस्थाएं होती है, आपका जो हर एक एज ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या टास्क होने चाहिए उनके बारे में इन्होंने बताया था। कि भाई मान लो 6 महीने का बच्चा है, वो पैरों के बल चलना सीखेगा, तो अगर वो ये काम उस एज में नहीं करेगा तो बाद में उसको प्रॉब्लम होगी। तो इन्होंने हर एक एज ग्रुप के लिए टास्क बताए थे कि ये वाले टास्क इस एज ग्रुप में ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे जो विकासात्मक कार्य का प्रत्यय जो हो जाएगा वो आपके हेविंगहर्ट्स के द्वारा कहलाएगा, और इनके जो नाम था वही ये है कि हेविंगहर्ट्स डेवलपमेंटल टास्क, ऐसे करके इनकी जो थ्योरी है उसको जाना जाता है। इसी से रिलेटेड इनके जो कार्य बताए गए थे, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्त्री उचित और पुरुषोचित जो भूमिकाएं होती है वो किस अवस्था का टास्क है। ये टास्क भी किसने बताया था आपको? हेविंगहर्ट्स ने। तो ये जो है ये इन्होंने बताया था किसके लिए? किशोरावस्था के लिए, कि किशोरावस्था में क्या हो जाएगा? जो बच्चे हैं वो स्त्री उचित और पुरुषोचित भूमिका निभाने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है। ऑप्शंस हैं शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से या सामाजिक विकास से। तो यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सी अवस्था इनमें से वो होगी जिसके अंदर बालक अपने जो पेरेंट्स होंगे उनके साथ उसको कम आनंद होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है उसके सामाजिक विकास से ये कथन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था की विशेषता बताने के लिए वाक्यांश तूफान एवं तनाव का प्रयोग किया। ऑप्शंस हैं जॉन लॉक, जी स्टेनले हल, क्लार्क हल या सिगमंड
फ्राइड। तो यहाँ पे बात ये हुई है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने किशोरा अवस्था की विशेषता बताने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया, तूफान एवं तनाव। तो मैंने थोड़े एक पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जी स्टेनले हॉल जो थे उनके द्वारा ही ये परिभाषा दी गई थी कि किशोरावस्था क्या है, तूफान और तनाव की अवस्था है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, हमसे पूछा है। और ऑप्शंस में दिए हैं सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कॉलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत और हिल्दा ताबा निर्मितिवादी सिद्धांत। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो जोड़े दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सही नहीं है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये आपके लिए एक चेक करने का एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।